आप लोगों ने इमोजी देखे हैं? उम्मीद करता हूं कि सबने देखे होंगे। एक दूसरे को मैसेज के दौरान इमोजीज़ भेजते भी होंगे। अभी आगे कई सारे इमोजीज़ आपको दिखाऊंगा जिसमें कुछ स्माइली से चेहरे होते हैं, कोई रोता हुआ चेहरा होता है, कोई हंसता हुआ चेहरा होता है, कई जगह पर वहाँ पर थम्स अप होता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं उसमें। आप फूड से रिलेटेड या फिर किसी तरह के ऐसे उपयोगी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे कोई कार का सिंबल, कोई बैटरी, कोई बंदूक, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर इस दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले इमोजीज़ को लेकर के कोई अदालत में सवाल खड़ा कर दे, तब आप क्या कहेंगे? जी हाँ, एक ऐसा ही मामला हमारे सामने आया है जहाँ पर कनाडा के अंतर्गत एक इमोजी को लेकर के एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट किए जाने की बात चल रही थी और बाद में वो मामला अदालत के पास पहुँचा और अदालत ने उस पर निर्णय भी दिया। आज इस मामले पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इमोजीज़ की प्रक्रिया क्या है और ये दैनिक रूप से हमारे समाज में जिस तरह से शामिल हो चुकी है, क्योंकि डिजिटल युग सब तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और सभी लोग इसमें शामिल हैं। सबके हाथ में लगभग एक मोबाइल फ़ोन है और व्हाट्सएप पर हो, फेसबुक पर हो या किसी अन्य मैसेंजर के जरिए लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बातचीत की परिधि छोटी होती जा रही है और इस परिधि में जवाब देने के लिए इमोजीज़ का इस्तेमाल होता है, जहां पर अक्सर हम थंब दिखा करके ओके या किसी बात की पुष्टि करते हैं। एक ऐसी ही पुष्टि यहां पर हुई और जो टॉपिक है वो कहता है, क्या अब थम्स अप इमोजी से मान्य होंगे कानूनी अनुबंध? तो जो कानूनी अनुबंध हैं, क्या वो भी अब एक थम्स अप दिखा करके हम मान लेंगे? एक सवाल ऐसा ही खड़ा हुआ है और इस प्रश्न को लेकर के जिस तरह से व्याख्याएं की जा रही हैं वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, खासतौर से न्यायालय के पास जब ये मामला पहुंचा हो। तो मामला चूंकि भारत का नहीं है, लेकिन भारत भी इससे बहुत कुछ सीख सकता है और समाज के रूप में जिस तरह से किसी दूसरे देश के लोग आगे बढ़ रहे हैं, डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम भी उसी तरह से कर रहे हैं। टॉपिक है जो न्यूज़ है, कैन अ थम्स अप इमोजी सिग्नल्स एग्रीमेंट टू अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, हियर्स व्हाट अ कैनेडियन कोर्ट रूल्ड। तो कनाडा की एक न्यायालय ने इससे जुड़ा हुआ एक निर्णय दिया है और मामला क्या है, दोनों ही बातें हम समझते हैं। देखिए, कनाडा के अंतर्गत एक अदालत ने निर्णय ये दिया है कि टेक्स्ट संदेश के रूप में भेजा गया एक थम्स अप इमोजी जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, एक अनुबंध के लिए या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक सहमति माना जा सकता है। हालांकि ये मामला अगर इस तरह से सहमति मान लिया जाता है तो कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये एक बहुत असामान्य मामला है, मतलब कि थम्स अप दिखा करके कोई कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन माने जाएंगे। तो अदालतों द्वारा इमोजी के अर्थ पर निर्णय लिए जा रहे हैं, इसलिए भी थोड़ा सा असामान्य है कि भाई बहुत ही दैनिक दिनचर्या में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ है, उस पर अगर न्यायालय निर्णय दे रही है तो थोड़ा सा प्रश्न उठता है। और प्रश्न इसलिए भी उठता है कि क्या डिजिटल दुनिया वाकई में अब हमारी वास्तविक दुनिया से इतनी ज़्यादा अटैच हो चुकी है कि चीज़ों को इस स्तर पर भी देखा जाना चाहिए, और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि देखा जाना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट है और इससे जुड़ा हुआ मामला है। यहाँ पर दो कंपनियां हैं, मतलब बेसिकली हम इसे केस स्टडी के रूप में लेंगे कि किस तरह से इस मामले में चीज़ें घटित हुई, आने वाले समय में भारत के लिए क्या हो सकता है और बाकी दूसरे देशों में भी क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। अब देखिए, दो कंपनियां हैं यहाँ पे, कंपनी ए और कंपनी बी। हालांकि उनके नाम हैं, लिए जा सकते हैं, साउथ वेस्ट टर्मिनल लिमिटेड SWT, दूसरी कंपनी बी ऑक्टरलैंड एंड कैटल लिमिटेड। काफ़ी लंबे समय तक एक दूसरे के साथ कारोबार ये करती रही हैं और कई सारे कॉन्ट्रैक्ट इनके मौखिक होते रहे हैं। आगे चलकर ये पता चला कि SWT ने यानी कंपनी ए ने कंपनी बी पर मुकदमा दायर कर दिया और ये कहा कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसका उन्होंने उल्लंघन किया है और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत लगभग 87 टन बीजों को कहीं पर वितरित करना था, जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने पूरा नहीं किया। अब जो कंपनी बी है उसका कहना ये है कि वो पहली बार में ही अनुबंध पर सहमत नहीं हुए थे, तो भाई हम इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा क्यों करेंगे। अब दोनों के बीच की बात है, अदालत में पहुंचती है। जब अदालत में पहुंचती है तो वो ये बताते हैं कि प्रक्रिया कैसे घटित हुई। प्रक्रिया में SWT जो कंपनी ए है उसने ये बताया कि उनके खरीदार है कैंट मिक्लेबोरो, चलिए एक सी है जो इनके खरीदार हैं। इन्होंने कंपनी बी से यानी ऑक्टरलैंड से फ़ोन पर बातचीत की, एक अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बीज वितरित करने का, उसको लेकर के बातचीत हुई फ़ोन पर और इन्होंने एक तस्वीर भेजी और उस पर ये लिखा कि कृपया फ्लेक्स यानी कि एक तरह के बीजों से संबंधित जो अनुबंध है उसकी पुष्टि कर दें। जो कंपनी बी है उसने क्या किया, एक थम्स अप दिखा दिया
इस तरह से एक बड़ा सा थम्स अप, जो कुछ ऐसा यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये इन्होंने दिखा दिया। और इसके बाद इससे संबंधित जो निर्णय लिए जाने थे या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके मुताबिक बीजों की डिलीवरी होनी थी, वो नहीं हुई। मामला पहुंच गया कहाँ पर? कोर्ट में। तो इन्होंने क्या कहा ऑक्टर ने, कंपनी बी ने, कि अंगूठे वाले इस इमोजी ने जो हमें भेजा गया था, जिस पर हमने अंगूठा दिया है या थम्स अप दिया है, इसका मतलब केवल ये है कि हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इसकी शर्तों की पुष्टि कर दी है या फिर हम इससे सहमत हैं। अब यहाँ पर प्रश्न खड़ा हो गया व्याख्या वाला। मान लीजिए आप अपने दोस्त को कोई मैसेज भेजें और उसे कुछ करने के लिए कहें कि भाई शाम को मेरे लिए ये चीज़ लेते आना, वो उसमें थम्स अप दिखा दे, बाद में वो काम ना हो, फिर आप पूछे कि ऐसा काम क्यों नहीं हुआ, फिर वो ये बोले कि मुझे मैसेज मिल गया था, मैंने इसके लिए आपको थम्स अप दिखाया था, इसलिए नहीं दिखाया था कि मैं वो काम कर दूंगा, उसके लिए हो सकता है आप कुछ और भेजते। लेकिन ये तो हुई बहुत सामान्य सी बातचीत जहाँ पर कोई बड़ा सवाल नहीं खड़ा होता। चलिए दोस्त है, नाराज़ हो जाएगा, बाद में मना लेंगे। लेकिन इस प्रक्रिया में क्या है? इस प्रक्रिया में कंपनियों की बातचीत है, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर थम्स अप दिखाया गया, तो उसको क्या माना जाना चाहिए? इनका ये भी कहना है कंपनी बी का कि इसे हम ये मानकर चल रहे थे कि इससे संबंधित जो समीक्षा होनी है या फिर जो हस्ताक्षर होने हैं उसके लिए एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट हमें ईमेल से भेजा जाएगा। दूसरा, नियमित रूप से संदेश और कई अनौपचारिक चीज़ें इस तरह से होती रही हैं। अब प्रश्न पहुंचा अदालत के सामने, मतलब अदालत के सामने ही है। तो यहाँ पर कोर्ट ने एक निर्णय दिया है जो कि कंपनी ए के पक्ष में है, जिसे HWT कह रहे हैं, और इन्होंने कंपनी बी पर 61,000 से अधिक डॉलर का एक तरीके से जुर्माना लगाया है, या फिर कहा है इसका आप पेमेंट करेंगे। और अदालत ने यहाँ पर कुछ तर्क दिए हैं कि इनकी बातचीत से जो निकलते हैं, इन्होंने कहा कि कंपनी ए की ओर से ये संकेत पर्याप्त है कि कंपनी बी से अनुबंध का जवाब मांगा गया है, जहां पर वो कह रहे हैं कि कृपया इसकी पुष्टि कीजिए। अगर आप थम्स देते हैं इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने पुष्टि की है। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में इन दोनों ही कंपनियों के बीच में, अगर हम पार्टिकुलर इस मुद्दे की बात करें, इस कंपनियों के बीच की बात करें, तो इनके बीच में पहले भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते रहे हैं जहां पर ये मौखिक रूप से समझौते कर लेते थे, एक दूसरे को कॉल पर बातचीत कर लेते थे, यस बोल देते थे, युग बोल देते थे। तो डिलीवरी की जो बात आती है वो अनुबंध का ही एक हिस्सा रहा होगा और उसका स्क्रीनशॉट भेजा गया था। और जब इन्होंने थम्स अप दिखाया तो इमोजी के साथ जो इन्होंने सेलफोन से जवाब दिया, वो ये स्वीकृति के रूप में माना गया कि हाँ, इन्होंने ऐसी स्वीकृति दे दी है। अब निर्णय चूंकि अदालत ने दिया है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमसे एक सवाल ये होगा कि इस निर्णय से हम क्या करें, मतलब कि भारत को इस निर्णय को कैसे देखा जाना चाहिए, या चूंकि ये कनाडाई समाज से संबंधित है, कनाडा की न्यायालय ने दिया है। अब देखिए, भविष्य के लिए ये जो निर्णय है ये कई तरह की मिसालें पैदा करेगा। मतलब आज के समय में भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो युवा हों, चाहे वो किसी तरह के बुजुर्ग हों या बच्चे हों, वो आपस में इमोजीज से या बातचीत के दौरान चैट करते हैं। कल को ऐसे प्रश्न क्या भारत में खड़े नहीं हो सकते, या किसी और देश के सामने ऐसे मामले नहीं आ सकते? या ये पहला मामला था, या इससे पहले कुछ और मामले भी आए थे? बिल्कुल आए थे, उसको भी देखते हैं। तो अब ये कहा गया है कि अदालत के द्वारा ऐसी सहमति और स्वीकृति को दर्शाने के लिए इस तरह की जो इमोजी की व्याख्या की गई है और एक निर्णय दे दिया गया है, इससे जुड़े हुए जो और भी मामले हैं अब वो सामने आ सकते हैं, और अदालतों को अब उन मामलों को भी देखना एक तरीके से पड़ सकता है। तो अलग अलग इमोजीज़ के चूँकि अलग अलग मतलब होते हैं, और तकनीक और सामान्य उपयोग को हम रोकने का प्रयास नहीं कर सकते, ऐसा अदालत ने कहा है वहाँ की, क्योंकि बहुत सारे इमोजीज़ हैं जिसकी व्याख्या अलग अलग तरह से की जा सकती है। फिलहाल इस केस में जो व्याख्या थी उन्होंने कर दी। उन्होंने ये भी कहा कि अदालतों को इमोजी के उपयोग से उत्पन्न होने वाली नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं, जो डिजिटल डेटा है वो कहीं ना कहीं वास्तविक रूप से हम अभी तक जिन अनुबंधों का उपयोग करते रहे हैं वहाँ पर धीरे धीरे शामिल होता जा रहा है। कई सारे ऐसे ऑफिसेस हैं जहाँ पर उनके द्वारा जो पूरी औपचारिक प्रक्रिया है वो व्हाट्सएप के जरिए संचालित की जाती है, या फिर कई ऐसे माध्यम हो सकते हैं जहाँ पर संचार को आसान बनाने के लिए व्हाट्सएप के ग्रुप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहाँ पर भी इस तरह के थम्स अप और इस तरह की बात हो सकती है। लेकिन चूंकि ये मामला दो कंपनियों के बीच का था इसलिए इसको सुना गया। कुछ पिछले मामले को देखते हैं। ऐसे ही 2017 में एक इजराइल से संबंधित मामला था जहाँ पर एक जोड़े पर हज़ारों डॉलर का जुर्माना लगाया गया। ये मामला मकान मालिक और किराएदारी से संबंधित था।
अदालत ने कहा कि एक मकान मालिक के लिए इमोजी का उपयोग करके अपार्टमेंट को किराए पर देने के इरादे का संकेत किया गया था। मतलब इसमें भी इमोजीज की ही बात थी, जहां पर बाद में किराएदार ने किराया नहीं दिया मकान मालिक के द्वारा कहने पर। निर्णय चूंकि मकान मालिक के पक्ष में आया और इमोजीज के आधार पर ही निर्णय निकाला गया, तो मकान मालिक के संदेशों का बाद में इन्होंने जवाब देना बंद कर दिया। तो ये तय हुआ कि हाँ, मकान मालिक ने इशारा किया था कि आपको किराया देना है, ये जो मकान है किराए पर आपको दिया जा रहा है। तो एक मामला ये है। अब ये जो इमोजीज हैं, देखिए यहाँ पर बहुत सारे इमोजी दिखाए गए हैं, कोई हंस रहा है, कोई दुखी है, कोई खुश है। तो इमोजी मतलब क्या, एक तरीके से आपके इमोशंस को दिखाए जाने वाली ये छोटी तस्वीरें हैं। कई बार आप खुश होते हैं, कोई ऐसी इमोजी भेज देते हैं, कई बार गुस्से में होते हैं तो ऐसी इमोजी भेज देते हैं। तो अलग अलग तरह से व्याख्या इनकी की जा सकती है। तो ये इमोजी कहाँ से आया, अगर आप देखें तो एक तथ्य मिलता है कि 1999 में जापानी कलाकार शिगेताका कुरिता, जिन्होंने इन इमोजीज को डिज़ाइन किया था और इसे नए युग की चित्रलिपि भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिल गई। आज के समय सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जो इमोजी शब्द है, ये दो जापानी शब्दों से मिलकर के बना है। इससे जुड़ा हुआ एक आर्टिकल 2022 में आया था, जहां इसकी व्याख्या एक चीनी विशेषज्ञ द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर जो ई शब्द है उसका अर्थ है चित्र या पिक्चर, और जो मोजी शब्द है उसका अर्थ है कैरेक्टर या किसी तरह के चरित्र, जो अपने आप में कई सारी विशेषताओं को दर्शाते हैं। तो ये तो हुई इसकी बात। अब इमोजीज से जुड़े हुए कई सारे ऐसे मामले हैं जो अदालती प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहे हैं, और यूएसए में कई ऐसे मामलों में तेजी आती हुई दिख रही है, जैसे कि यौन उत्पीड़न से जुड़े हुए मामले, रोजगार भेदभाव, हत्या के मामले। इसके अलावा कई बार ऐसी रिसर्चेस भी की गई हैं जहां पर चीन, इजराइल और बाकी देशों से जुड़े हुए रिसर्चेस ये बताते हैं कि इमोजीज का अर्थ जो निकाला जाता है, कई बार जो भेजने वाला है उसने क्या सोचकर किसी इमोजी का इस्तेमाल किया, और जिसको वो इमोजी प्राप्त हुई उसने क्या उसका अर्थ समझा। यहाँ पर बड़ी ही एक स्थिति विचित्र बन सकती है। अगर मान लीजिए कोई ये भेज रहा है तो कोई कह सकता है कि यार वो अपने आप को किसी भी तरह से व्याख्या की जा सकती है, अपने आप को स्मार्ट दिखा रहा है या खुश है, तो किसी व्यक्ति ने कुछ और समझ करके उसको भेजा और जो प्राप्त करता है उसने इसका कुछ और अर्थ निकाला। ऐसे भी मामले संभव हैं, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म और वेबसाइटों को भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी अलग अलग तरह से इमोजीज आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि इमोजीज में भी अलग अलग अंतर हैं। मान लीजिए किसी एक सॉफ्टवेयर में या किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको कोई बंदूक इस तरह से दिख रही है जो कि पिचकारी वाली बंदूक हो सकती है, वही दूसरे के सॉफ्टवेयर के पास जब वो पहुंची या किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में पहुंची तो वो इस तरह की गन बन के दिखने लगी। तो एक सवाल यहाँ खड़ा हो सकता है कि अगला व्यक्ति क्या कहना चाहता है, क्या वो होली खेलना चाहता है या किसी अन्य तरह का इशारा कर रहा है। तो ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं यहाँ पर। दूसरा, उपयोगकर्ताओं के लिए जो इमोजीज उपलब्ध हैं वो अलग अलग रेंज में हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर हैं, जो कई तरह की डाइवर्सिटी, कई सारे कल्चर, कई सारे एज ग्रुप्स और अलग अलग संदर्भों में उनकी व्याख्या करते हैं। मान लीजिए कोई बुजुर्ग व्यक्ति को कोई इमोजी भेजा गया, वो उसको बहुत सीरियसली ले सकते हैं। किसी युवा को भेजा गया, वो उसको बहुत लाइटली लेकर के हटा सकते हैं। तो ऐसा माना गया है कि समय के साथ फिर इस पर भी और विवाद खड़े हो सकते हैं या सामने आ सकते हैं। और चूंकि अब मामले लीगल तौर पर भी सामने आने लगे हैं या कानूनी रूप से सामने आने लगे हैं, ऐसे में हो सकता है कुछ दिनों बाद ये मामले बाकी देशों से बढ़ते हुए भारत में भी हमारे सामने आने लगे। तो इसके प्रति थोड़ा सा सतर्क रहना है। अभी के लिए बहुत वैसा मुद्दा नहीं है, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे ही समाज में शामिल होते हुए कल्चर का पार्ट बन जाती हैं, और जब यही पार्ट एक कानूनी रूप लेने लगेगा तब फिर इस पर प्रश्न खड़े होने स्वाभाविक होंगे और इस पर किसी तरह के कोई कानून या कोई व्याख्या किए जाने की बात आएगी। तो आज के इस टॉपिक को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, ऐसी बहुत सारी जानकारियों से अपडेट बने रहिए, क्योंकि प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, न केवल प्रारंभिक परीक्षा में बल्कि इंटरव्यू के दौरान भी ऐसे सवालों पर आपकी राय मांगी जा सकती है। तो पढ़ते रहिए, शुक्रिया।